ये वादा रहा के इस खास सेगमेंट में तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं हर्ष शर्मा और हमारे साथ जुड़ रहे हैं यहाँ पे हिमांशु गुप्ता जी। हिमांशु सर, बहुत बहुत धन्यवाद। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग हर्ष जी। सर। मैं कुछ आंकड़े अभी रख रहा था अपने दर्शकों के सामने। यहाँ पे नेट शॉट के आंकड़े हम लोगों ने दिखाए, यहाँ पे स्ट्राइक प्राइसेस के दिखाए। अभी तक देखिए एफआईज की जो पोजिशनिंग हम लोग देख रहे थे नेट शॉट को लेकर 9% हो गई थी, लेकिन फ्राइडे को जिस तरीके से शॉर्ट कवरिंग आई वो 11% तक गए। जो 2,62,000 तक के शॉर्ट नेट शॉर्ट थे वो 2,11,000 के आसपास आ गए सर। स्ट्राइक प्राइसेस हम लोग दिखा रहे थे यहाँ पे। जो ज़्यादा कन्विक्शन है वो साफ तौर पे पुट राइटर्स की पोजीशंस में देखने को मिल रहा है। एक बार स्क्रीन पर भी लेकर आते हैं हम लोग यहाँ पर, ताकि दर्शकों को भी देखने को मिले यहाँ पे। और ये देखिए सर, 2,16,000 के आसपास आ गए नेट शॉट यहाँ पे। और खास तौर पे अगर हम लोग देखें तो स्ट्राइक प्राइसेस को भी देखें तो सर पुट राइटर्स की जो कन्विक्शन है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रही है यहाँ पे। चाहे आप 24,000 की स्ट्राइक पे देख लीजिए, 24,100 की स्ट्राइक पे देख लीजिए, और चाहे 24,200 की स्ट्राइक पर। एक बार स्ट्राइक प्राइसेस का भी नंबर ले आते हैं यहाँ पर। तो सर इस हिसाब से समीकरण और क्रूड को लेकर जिस तरीके से हमने देखा था 85 से $90 के आसपास पहुंच गया है सर, वो क्या समीकरण संकेत दे रहे हैं? और खास तौर पे जो रिजल्ट्स हैं सर उस पर भी रिएक्शन आता हुआ दिखेगा। ओवरऑल क्या स्थितियां बनती हुई दिख रही हैं सर यहाँ पर? जी हर्ष जी, सुप्रभात। धन्यवाद आपका शो में मौका देने के लिए। देखिए बिल्कुल, एक तरफ यहाँ पर चिंताएं बनी हुई हैं क्रूड ऑयल को लेकर। सबसे बड़ी जो चिंता है भारत को कि वापस से ये जो तनाव का माहौल है बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन देखिए हर्ष जी, हम ये सब जानते हैं अच्छे से कि बाजार एक ही ट्रिगर पर बार बार ज्यादा रिएक्शन नहीं देता। हमने ये बहुत बार देखा है, पहले भी जब हमने रशिया यूक्रेन के युद्ध में देखा कि बाजार ने इनिशियली तो बाजार ने नेगेटिवली रिएक्ट किया। ऐसे ही हमने इराक और ईरान और यूएस का जो ये युद्ध की शुरुआत जब हुई थी तो बाजार एकदम तेजी से गिरा था। लेकिन पूरे पिछले हफ्ते में काफी दोबारा से ये जो तनाव बढ़ने के बावजूद भी भारतीय बाजारों ने उसको इग्नोर किया। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं शायद बाजार अगर अनटिल एंड अनलेस ये बहुत ज्यादा दोबारा से अगली शेप नहीं लेता तो शायद बाजार इसको कहीं हद तक इग्नोर करने की जो है वो मन बना चुका है। क्योंकि जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि बाजार एक ही पॉइंट पर, एक ही खबर पर दोबारा यूजुअली रिएक्ट नहीं करता उसी तरह से। ये रिएक्शन हम ऑलरेडी बाजारों में देख चुके हैं। और ये जो क्रूड ऑयल में बेसिकली तेजी है, ये हम सब जानते हैं। बाजार इस बात को समझता है कि ये एक शॉर्ट टर्म ट्रिगर है जो किसी एक पर्टिकुलर रीजन की वजह से इसमें कीमतों में उछाल देखने को मिल रहा है, जो कि मोमेंट्री है। और इवेंचुअली सब ऐसा सबका मानना है कि ऑयल के जो प्राइसेस हैं, जो अगर उसकी इकोनॉमिक्स की स्टडी की जाए, डिमांड सप्लाई की, तो ये एक इन्फ्लेटेड प्राइस में मूव है और बहुत ज्यादा समय तक यहाँ पर प्राइस का टिका रहना संभव नहीं लगता। तो ऑयल के प्राइसेस यूजुअली सॉफ्ट होते हुए नजर आएंगे। और ऑयल मार्केट पूरी तरह से अच्छा वेल सप्लाइड है, तो वो जो बाजार की चिंता है वो ज्यादा इस क्रूड ऑयल पर फिलहाल इस वजह से नहीं देखने को मिल रही। अब अगर भारतीय बाजारों की लेवल्स की बात करें हर जी, तो बिल्कुल बखूबी काफी महीनों के बाद ऐसा पहली बार देखने को मिला कि इंडियन मार्केट्स बेसिकली ग्लोबल मार्केट्स को आउट परफॉर्म करते हुए नजर आए। ना केवल फ्राइडे को बल्कि पूरे हफ्ते में कहूंगा। और जिस तरह की एक्सपेक्टेशंस हम लेके चल रहे थे कि बाजार शायद इस हफ्ते आज जो एक रेंज से उससे निकलेगा, वो ब्रेकआउट बाजार ने फ्राइडे के सेशन में ही देने की एक जो शुरुआत है वो कर दी थी। आपने बखूबी अभी काफी अच्छे से एक्सप्लेन भी किया कि ओआई के ट्रिगर्स, जो पीसीआर है, पुट कॉल रेशो है, वो काफी हद तक स्क्यूड है। जो बुलिश सेगमेंट है वो काफी कंफर्टेबल है पुट राइटिंग करके। और एग्रेसिव जो एफआईज की जो शॉर्ट पोजीशन एक तरफ हो चुकी थी, जो कि 10% से ज्यादा नेट जो शॉर्ट्स थे वो जा चुके थे, नेट लॉन्ग्स रह चुके थे, वो कहीं ना कहीं बहुत एक्सट्रीम पोजीशनिंग थी। तो वो भी वहां से अगर शॉर्ट कवरिंग की शुरुआत होती है तो मुझे लगता है कि बाजारों को सपोर्ट मिलेगा। एक और हर्ष जी ऑब्जर्वेशन थी फ्राइडे के सेशन में। मिड कैप और स्मॉल कैप्स में जरूर एक साइडवेज कंसोलिडेशन हमने पूरे सेकंड हाफ में पिछले हफ्ते देखा, जहां पर थोड़ी सी मुनाफा वसूली भी देखने को मिली। लेकिन लार्ज कैप्स में जो कि इंटरेस्ट मिसिंग था काफी लंबे समय से, शुक्रवार के सेशन में हमने देखा कि आईटी जो कि एक बड़ा बीटन डाउन स्टॉक्स था, बैंकिंग स्पेस, रियलिटी, तमाम जो दिग्गज थे बाजार के, ऑटो में कहूंगा इनफैक्ट, इनमें एक सेक्टर रोटेशन की शुरुआत हुई और लार्ज कैप्स में पार्टिसिपेशन बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जो कि काफी हेल्दी साइन है। क्योंकि कहीं ना कहीं जो लीडरशिप है वो लार्ज कैप्स में आना जरूरी है। निफ्टी को अपना अप ट्रेंड कंफर्म करना जरूरी है, 200 दिन की मूविंग एवरेज के ऊपर जाना जरूरी है। तो ये सब देखते हुए मुझे लगता है कि एक सेक्टर रोटेशन है, जिसके चलते जो पोजीशनिंग है वो फिलहाल माइल्ड न्यूट्रल से पॉजिटिव होते हुए नजर आ रही है। और आज और इस हफ्ते के सेशंस के जो लेवल्स हैं, ब्रेकआउट फॉलो थ्रू है, वो ये डिपेंड करेगा और ये डिसाइड करेगा कि क्या जो फिलहाल के लिए जो अंडर परफॉर्मेंस और जो कंसोलिडेशन थी वो पूरी हो चुकी है या नहीं।
ठीक है सर, तो आपने बहुत अच्छे से क्लैरिटी हमारे दर्शकों को दे दी यहाँ पर। अब मैं समझना चाहूँगा, क्योंकि बहुत सारे दर्शक हैं जो इंतज़ार करते हैं कि भाई F&O ट्रेड को लेकर सर की तरफ से राय निकल कर आए, तो सर कहाँ आपको लग रहा है कि एक बेहतर विकल्प के तौर पर देखा जा सकता है, फ्यूचर्स में, ऑप्शंस में, इंडेक्स के हिसाब से देखा जाए या फिर यहाँ पे स्टॉक स्पेसिफिक हुआ जाए, आपका क्या मानना है? जी डेफिनेटली मैं कुछ स्टॉक आइडियाज इंडेक्स पर भी आइडियाज शेयर करना चाहूंगा। जी प्लीज़। देखिए हर जी, शुक्रवार के सेशन में हमने निफ्टी में जो पिछले 4-5 ट्रेडिंग सेशन का रेंज था उसका एक्सपेंशन होते हुए देखा, अपसाइड में ब्रेकआउट होते हुए देखा। और आज किसी वजह से अगर ग्लोबल क्यूज के चलते थोड़ी सी सॉफ्ट ओपनिंग देखने को मिलती है तो मुझे लगता है खरीदारी का अच्छा मौका है। लेकिन एक बात का जरूर ध्यान रखें, क्योंकि ओवर द वीकेंड फ्राइडे को हमने देखा कि बाजार के जितने भी दिग्गज थे, रिलायंस इंडस्ट्रीज से लेकर एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक, एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, तमाम बड़े बैंक, पीएनबी के रिजल्ट्स आए हैं, तो बाजार उन पर रिएक्ट करेगा। शुरुआती 15 मिनट में हो सकता है बाजार अपना रिएक्शन दे इन तमाम लार्ज कैप स्टॉक्स पर। लेकिन अगर मैं प्योरली सिर्फ ओआई डेटा और चार्ट एनालिसिस पर जाऊं तो मुझे लगता है कि निफ्टी में 24,290, 24,250 तक का अगर कोई डिप मिलता है तो वहां पर खरीदारी के मौके ढूंढने चाहिए। यहाँ पर स्टॉप लॉस के तौर पे 24,200 के नीचे का स्टॉप लॉस रखें, और अपसाइड में 24,375, 24,390 ये पहला टारगेट रहेगा। और इंपॉर्टेंट रहेगा 24,500 का आंकड़ा, जो कि बाजार ऑलरेडी 2 बार यहाँ पर अपना जो एक रेजिस्टेंस फेस कर चुका है, मई के महीने में और जुलाई के महीने में। 24,500 के ऊपर अगर बाजार किसी वजह से आज बंद होता है या 1-2 दिनों में बंद होता है तो एक ये कंफर्मेशन होगा कि बाजार शॉर्ट टर्म में वापस से बॉटम आउट हो चुका है और नेक्स्ट लेग ऑफ अपसाइड के लिए तैयार है। तो लेवल्स में फिर से रिपीट कर देता हूँ हर्षी, 24,290, 24,250 खरीदारी निफ्टी स्पॉट के लेवल्स हैं ये। स्टॉप लॉस 24,200 के नीचे का, पहला टारगेट 24,375, 24,390 और इसके ऊपर 24,500 का टारगेट ये निफ्टी के लिए रहेगा। वहीं पर अगर बैंक निफ्टी की बात की जाए हर्षी, तो यहाँ पर जो आउट परफॉर्मेंस और जो स्ट्रेंथ है वो रिलेटिवली बेटर है निफ्टी से। तो प्रेफर्ड जो ट्रेड रहेगा वो निफ्टी बैंक में रहना चाहिए। और यहाँ पर भी अगर किसी वजह से शुरुआती ओपनिंग के दौरान कोई डिप मिलता है 58,300, 58,250 के रेंज में, तो यहाँ पर खरीदारी करके चलें। स्टॉप लॉस 57,900 का मेंटेन करके चलने की सलाह रहेगी। अपसाइड में 58,500 का पहला टारगेट और 58,750 का दूसरा टारगेट निफ्टी बैंक में देखने को मिल सकता है। तो ये दोनों इंडेक्स निफ्टी और निफ्टी बैंक में खरीदारी की स्ट्रेटेजी रहेगी। इसके अलावा अगर स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज की बात की जाए तो भारत फोर्ज एक स्टॉक है जहां पर मुझे लगता है कि एक अच्छा ब्रेकआउट शुक्रवार के सेशन में देखने को मिला था। इसका फॉलो थ्रू आज के सेशन में देखने को मिल सकता है। तो भारत फोर्ज के फ्यूचर्स में खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी। यहाँ पर 2178 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर 2230 और सर 2250 रुपए के भारत टारगेट फोर्ज के के लिए। फ्यूचर्स में कहा सर आपने, कौन सा हमने फ्यूचर्स में कौन से जुलाई के हिसाब से देखा जाए यहाँ पर? जी जी जी। जी ठीक है। तो 2178 के स्टॉप लॉस के साथ 2240, 2250 के टारगेट्स के लिए भारत फोर्ज की फ्यूचर्स में खरीदारी करके चलने की सलाह है। इसके अलावा एक और स्टॉक जो मुझे वायदा बाजार से पसंद आता है वो रहेगा बजाज फाइनेंस। तो यहाँ पर भी फ्यूचर्स में खरीदारी की जा सकती है। 1056 पर यहाँ पर बंद होते हुए नजर आया है। 1030 के स्टॉप लॉस के साथ 1085 और 1100 रुपए के टारगेट्स के साथ बजाज फाइनेंस के भी फ्यूचर्स में खरीदारी करके चलने की सलाह है। ठीक है, तो यानी कि चार आपके सामने आ गए यहाँ पर। सर ने देखिए आते ही पिटारा खोल दिया अपना। सबसे पहले निफ्टी को लेकर उन्होंने राय दी, यहाँ पर जो लेवल्स दिए हम लोगों ने आपको बताया सर की तरफ से, यहाँ पर रिपीट होते हुए दिखे। यहाँ पे बैंक निफ्टी की बात करें तो 58,300 से लेके 250 के लेवल्स जो है यहाँ पर बाइंग के लेवल्स रहेंगे। यहाँ पर इस चीज़ को ध्यान रखिए। और साथ ही यहाँ पे जो है 57,900 का स्टॉप लॉस लगाइए। और यहाँ पर जो टारगेट्स हैं वो 58,500 से लेकर 750 तक के दिए जा रहे हैं यहाँ पे। इसके अलावा भारत फॉर्ज जो है आपके सामने स्क्रीन के ऊपर है। और आप देखिए जुलाई फ्यूचर के जो 2200 का जो लेवल है यहाँ पर बाइंग के लेवल के हिसाब से आप देखें यहाँ पर, तो टारगेट्स जो है यहाँ पर 2240, 2250, स्टॉप लॉस जो 2178 का रखना है यहाँ पे। और अभी जो है मौजूदा भाव आपके सामने स्क्रीन पर है। और इसके अलावा बजाज फाइनेंस की बात की गई है यहाँ पे। बजाज फाइनेंस को लेकर जो टारगेट्स दिए जा रहे हैं वो 1100 तक के टारगेट जो हैं वो निकल कर आ रहे हैं यहाँ पे फ्यूचर्स के हिसाब से। अगर देखा जाए तो सर की तरफ से ये प्रतिक्रिया रही है। तो ये हमारा जो सेगमेंट था, चलिए अब इस फिलहाल के लिए सिर्फ इस सेगमेंट को पूर्ण विराम देते हैं, वरना अभी ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो किसी को कवर करना बाकी है। तो ये जो वायदा रहा के सेगमेंट को यहीं पर ही हम लोग फिलहाल के लिए ख़त्म करते हैं।